अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस चीज़ पे प्रोग्राम करेंगे उसका नाम है द राइज ऑफ साइंस। मैं बताने की कोशिश करूँगा वो कौन लोग थे जिनकी इक़दामात से आ, आज हम सोचने समझने कह लें या मुशाहिदा कह लें, डाटा कलेक्शन कह लें, साइंस कह लें, उस मुकाम पे हम पहुँचे हैं। मेरे हाथ में इस वक्त जो बुक है ये है हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। इसका एक चैप्टर है द राइज ऑफ साइंस, जिससे मैं शुरू करना चाहूँगा। वो ये कहते हैं कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो हमें डिस्टिंग्विश करती है, यानी कि वो बताने की कोशिश कर रहा है कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट डिस्टिंग्विश द मॉडर्न वर्ल्ड फ्रॉम अर्लियर सेंचुरीज इज एट्रीब्यूटेबल टू साइंस। यानी कि आज की सदी और जो पिछली सदियां गुजरी हैं, अगर उसमें कोई चीज़ फ़र्क डालती है तो वो साइंस डालती है। तो आगे चल के वो बताते हैं, कहते हैं कि और अगर इसमें कोई ऐसी सदी गुजरी है जिसमें साइंस सामने आई है तो वो 17वीं सदी थी बर्ट्रैंड रसल के मुताबिक। कहते हैं हाँ, इससे पहले भी जो सदियां गुजरी हैं उनको आप कह सकते हैं कि उसमें भी सोचने समझने का अमल जारी रहा, लेकिन जो 17वीं सदी में हुआ वो कोई अलहदा ही चीज़ थी। उससे पहले जो कुछ हुआ उसको आप कह लें कि वो एक तरह से रेनेसां पीरियड जिसको आप कहते हैं, यानी कि 16वीं 13वीं 14वीं 15वीं सदी में जो पीरियड गुजरा है जिसको आप रेनेसां कहते हैं, जिसको आप डेवलपमेंट का ईयर्स बोलते हैं, वो कहते हैं कि उसको ग्रीक सिविलाइजेशन जो कि गुजरी है, जिसमें सोक्रेटिस था, एरिस्टोटल था और बाकी लोग थे, वो कहता है कि जो आपका रेनेसां था, यानी कि यूरोपियन पीरियड जो रेनेसां का था, उसको आप यूं समझ लें कि ग्रीक सिविलाइजेशन जिसको कहते हैं कि वो बहुत ऊंची सोसाइटी थी, उसमें बड़े पढ़े लिखे लोग थे, बड़े एक दूसरे से वो सवालात करते थे और इस तरह की चीज़ करते थे। तो कहते हैं कि आप इन सदियों को, यानी कि रेनेसां को, आप ग्रीक पीरियड की हाइट कह सकते हैं। यानी कि 16वीं 15वीं सदी में जो कुछ हुआ, 14वीं सदी में 13वीं सदी में जो कुछ हुआ रेनेसां की सूरत में, वो बर्ट्रैंड रसल कह रहे हैं कि आप यूं समझ लें कि ग्रीक सिविलाइजेशन का एक तरह से हाइट थी। असल में वो तमहीद बांध रहे हैं जो बर्ट्रैंड रसल है इस चीज़ की कि साइंस ने जो असल कारनामा अंजाम दिया वो 17वीं सदी में दिया। यानी कि 17वीं सदी वो बता रहे हैं कि एक ऐसी सदी है जिसमें कुछ ऐसा हुआ कि आपके जो फिक्र का अंदाज था, जो सोचने का अंदाज था, जो जांचने का अंदाज था, वो सब कुछ तब्दील होकर रह गया। इसी तरह जो साइंस में इकदामात हुए उसने फिलॉसफी को भी बड़ी हद तक इन्फ्लुएंस किया। कहता लेकिन ये चीज़ बताने से पहले मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि 4 ऐसे लोग थे, 4 लोगों का जिक्र कर रहे हैं बर्ट्रैंड रसल, जिनमें से वो कहते हैं कि एक थे कोपर्निकस, दूसरे थे केपलर, तीसरे थे गैलीलियो और चौथे थे न्यूटन। वो ये कहते हैं कि इनके जो कारनामे थे, जो कुछ इन्होंने कह दिया, उसके बाद इंसान का सोचने समझने का जो तौर तरीका है वो बदल गया। इससे पहले जो कुछ भी होता था वो एजम्पशंस पे बेस करता था, जो पुराने एक्सियम्स थे जो सदियों से चले आ रहे थे उसके ऊपर बेस करता था, जो कहा गया था बस उसको ही एक्सेप्ट किया जाता था, वही आपका बिलीफ हुआ करता था। और जो कदीम यूं कह लें कि जो एंशिएंट अथॉरिटीज लाइक सोक्रेटस वगैरह बोल गए थे उसी को ही सब कुछ माना जाता था। और उसमें ये है कि आपका मयार जो था वो ये नहीं था कि फैक्चुअल क्या है, कि रियलिटी क्या है, बस इस चीज पे आप बेस करते थे कि पहले जो लोग गुजरे हैं उन्होंने क्या कहा। यूं कह लीजिए कि सोक्रेटस क्या कहता रहा, प्लेटो क्या कहता रहा, प्टोलेमी क्या कहता रहा, बस इसके इर्द गिर्द जो है ना 17वीं सेंचुरी से पहले पहले तक आपकी सारी की सारी टीचिंग्स घूम रही थी। और वो ये कहते थे कि बजाय इसके कि आप ये देखें डेटा क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, कैलकुलेशन क्या है, बस जो पीछे चला आ रहा था बस उसी को ही आप माने जाए। इसी तरह वो बर्ट्रैंड रसल कहते हैं कि जो एंशिएंट टाइम्स में निज़ाम राइज था, यानी कि 17वीं सेंचुरी से पहले, उसमें बस यही समझा जाता था कि अर्थ वॉज जो द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, और यही कहा जाता था कि जो सूरज है ज़मीन, सूरज जो है ज़मीन के गिर्द घूम रहा है और जो ज़मीन है
वो सारी कायनात का मरकज़ है। ये पिटोलमी ने ये आइडिया पेश किया था और उसी को लेके 17th सेंचुरी तक लोग चलते रहे। तो वो ये बताते हैं कि किसी भी चीज़ की ट्रांसलेशन होती थी, किसी भी चीज़ की एक्सप्लेनेशन होती थी, तो इन्हीं चीज़ों के अंदर अंदर होती थी। और इसके अलावा चर्च जो है राइट या लेफ्ट नहीं हुआ करता था। फिर वो कहते हैं कि जिन 4 ग्रेट मैन का मैंने जिक्र किया है, कोपर्निकस, उसके अलावा गैलीलियो, न्यूटन और केपलर, इन्होंने आके सबसे पहले इस इनर्शिया को चैलेंज किया, जिसमें सबसे पहले नाम जो आता है वो कोपर्निकस का आता है। पॉलिश था, 16th सेंचुरी में था। इसने ये सबसे पहले जो है आइडिया पेश किया कि जमीन इज नॉट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। सन में भी, लेकिन जमीन इज नॉट द सेंटर। तो जिस वक्त इसने टॉलमी के आइडिया को चैलेंज किया, तो एक तरह से यूं समझ लें कि सारी सोसाइटी की फाउंडेशन हिल के रह गई कि कोपर्निकस क्या कह रहा है। लेकिन कोपर्निकस का एक इशू था। कोपर्निकस जांच तो गया था इस चीज को, उसने स्टडी भी की थी, कैलकुलेट भी की थी, तेज इंसान था, दिमाग का आदमी था। उसने ये पता कर लिया था कि कोई ऐसी चीज है कि वी आर नॉट द सेंटर, हम खुद किसी चीज के गिर्द घूम रहे हैं, और वो जो शायद वो चीज है वो खुद किसी और चीज के गिर्द घूम रही है। कहने में तो ये बात बहुत आसान है, लेकिन जिस जमाने में ये बात पेश की गई होगी, उस जमाने में अगर चर्च किसी चीज के ऊपर बिलीव करता था, तो आप सोच सकते हैं कि कोपर्निकस जो है कितनी बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ था। लेकिन कोपर्निकस का एक इशू था, ऑल्दो बर्ट्रैंड रसल कहता है कि ये 4 ग्रेट मैन में से जो है मैं इसको सबसे ऊपर रखता हूँ, लेकिन कोपर्निकस का सबसे बड़ा इशू ये था कि एक तो उसने जो भी काम किया था वो 16th सेंचुरी में किया था, प्लस उसके पास जो है डेटा नहीं था, और डेटा के अलावा उसके पास कोई ऐसा रिटर्न मटेरियल नहीं था जिसकी मदद से वो ये प्रूफ कर देता कि जो कुछ उसने महसूस किया है या जो देखा है उसको वो प्रूव कर सकता मैथमेटिकली। अगर उसके पास कोई ऑब्जर्वेशनल चार्ट होता या उसके पास कोई डेटा होता और वो मैथमेटिकली प्रूव कर देता कि जी ये इस तरह पॉसिबल है। अब तो आप आराम से इन चीज़ों को महसूस कर लेते हैं कि ये ऐसा है, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। तो ये कोपर्निकस पहला बंदा था, लेकिन उसको वो ये कहता है बर्ट्रैंड रसल कि मैं उसको इसलिए इस लिस्ट में शामिल कर रहा हूँ कि उसने तहकीक तो की, उसने सवाल तो उठाया, उसने सदियों पुरानी रवायात को चैलेंज तो किया, लेकिन उसके पास वो डेटा नहीं था जिसको मैथमेटिकली प्रूव किया जा सकता हो, जिसकी ऑब्जर्वेशन को माना जाता हो। इसलिए कोपर्निकस वाज द बिगिनर ऑफ दिस थिंग कि अर्थ इज नॉट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, बट उसको अपने डेटे की सपोर्ट हासिल नहीं थी, उसके पास ऑब्जर्वेशन नहीं थी, उसके पास नंबर्स नहीं थे, उसके पास फिगर्स नहीं थे। सो ही स्टैंड्स एज अ पर्सन who actually challenged the ancient methods, but he didn't have any proofs or solid data to prove his claims. बात आगे बढ़ाता हुआ लेके आता है इसके ऊपर बर्ट्रैंड रसल कि कोपर्निकस का जो वर्क था वो इतना मॉडर्न नहीं था, बस पाइथागोरियन सॉर्ट ऑफ वर्ड कंसिडर हो सकता है। इसको मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। अब जो वर्ड्स बर्ट्रैंड रसल ने यूज़ किए हैं, मैं आपको सिर्फ उसको बता रहा हूँ। लेकिन इन द लॉन्ग रन this made it difficult to give to man the cosmic importance assigned to him in the Christian theology. But such consequences of his theory would not have been accepted by Copernicus, whose orthodoxy was sincere and who protested against the view that his theory contradicted. आगे ये सारा कुछ चलते हुए उसके बाद जो अगले जिस साइंटिस्ट का वो जिक्र कर रहे हैं, उसके बारे में वो ये कह रहा है बर्ट्रैंड रसल कि जो लोग हैं जिन्होंने मॉडर्न साइंस की बुनियाद रखी, उनके पास 2 मेरिट्स थे। यानी कि कोपर्निकस हो, गैलीलियो हो, न्यूटन हो या केपलर हो, इनके पास 2 मेरिट्स ऐसे थे जो इनको पिछले लोगों से मुनफरिद बनाते थे और जो ये कहते हैं कि साइंस के ये फाउंडर्स कहलाए। एक तो ये इनके पास डेटा था, इनके पास कैलकुलेशन थी, इनके पास अपने दलाइल को प्रूव करने के लिए इनके पास सारे नंबर्स मौजूद थे, और दूसरी चीज़ इनका अपने बिलीफ्स के ऊपर सख्ती से कायम रहना था। ये वो 2 चीज़ें ऐसी थीं जो पहले ज़मानों में नहीं पाई जाती थी। तो आगे चल के बर्ट्रैंड रसल बोलता है कि अगला जो बंदा था उसका नाम था केपलर। केपलर ने जो है कोपर्निकस की चीज़ों को भी आगे बढ़ाया, और उसके अलावा उसके पास इसका एक टीचर था
उस टीचर का डेटा जो है ना केपलर के हाथ लगा था। केपलर क्या बहुत करता था कि वो ये बोलता था कि ये जो सन के इर्द गिर्द प्लैनेट्स घूम रहे हैं ये सर्कुलर है। किसी वजह से जो सर्कल है एंशिएंट सिविलाइजेशंस का ह्यूमन विजडम का एक हमेशा से यूं कह लें कि एक उसका कंसेप्ट रहा कि परफेक्ट चीज जो है वो परफेक्ट सर्कल में ही होगी। तो इसके अलावा कभी कोई सोच किसी के जहन में नहीं आती थी, किसी ने इस चीज को चैलेंज भी नहीं किया। लेकिन कोपर्निकस हो और अब केपलर स्पेशली मैथमेटिकली इन्होंने जब डेटा जमा करना शुरू किया, तो ये जब डेटे में किसी फॉर एग्जांपल मार्स मरीख की अगर सर्कुलेशन को देखने की कोशिश करता था केपलर, तो वो ये महसूस करता था कि अगर मैं कंप्लीट सर्कल के अंदर मार्स की सर्कुलेशन को डालूंगा तो नेक्स्ट ईयर इसका जो डेटा है ना वो उस तरह ऑथेंटिकली प्रूव नहीं हो रहा जैसे कि होना चाहिए। केपलर ने उससे एक नतीजा निकाला कि अभी तक मैं सारा कुछ ना सर्कुलर मोशन के अंदर डेटे को प्लेस कर रहा हूं, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट करूं तो फिर क्या हो जाएगा। ऑब्वियसली जिस वक्त उसने ये थ्योरम पेश किया कि ये सारा कुछ जो है इलॉन्गेटेड फॉर्म में होगा, यानी कि थोड़ा सा बेजवी शक्ल में होगा, मतलब कंप्लीट सर्कल नहीं होगा, थोड़ा सा सर्कुलर उसमें होगा कि आप जैसे इलॉन्गेटेड बॉडी कह लें जैसे होती है, यानी कि एक प्लैनेट जो है ना वो इस तरह करके आता है। ऑब्वियसली ये उस जमाने की एक ऐसी थ्योरी थी जिसने सारी चीजों की फाउंडेशन हिला के रख दी। जाहिर है आपने ये कहते थे सर्कुलर मोशन ही सब कुछ है, जबकि एक साइंटिस्ट है वो प्रूव करके दे रहा है कि ये देखें। और इसने फिर के तो इसने जो चीजें पेश की उससे ये पता लगा कि जो सर्कुलर मोशन सब कुछ नहीं है, ये बेजवी दायरे में सब कुछ घूम रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम था कि किसी भी पुराने एंशंट एक्सियम को पुराने किसी मेथड को, पुरानी किसी चीज को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया कि उसके पास कोई डेटा नहीं था प्रूव करने के लिए। यानी कि आप इसको केपलर की सक्सेस कह लें कि केपलर ने ये प्रूव कर दिया अपने डेटे के जरिए कि वो जो पीछे आइडिया आ रहा है वो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से उस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया गया। ये फर्स्ट टाइम हुआ कि आपके पास ऑब्जर्वेशन भी थी, आपके पास न्यूमेरिकल फिगर्स भी थे, कैलकुलेशंस भी थी, और ये किस वजह से मुमकिन हुआ कि ये मैथमेटिशियंस इस चीज को प्रूव करते चले जा रहे थे। इसके बाद जो बंदा आया वो था गैलीलियो। गैलीलियो ने तो कमाल ही कर दिया। गैलीलियो ने ये सब कुछ किया, उसने दूरबीन को आसमान की तरफ मोड़ के साबित कर दिया, उसने जुपिटर के मून्स दरियाफ्त कर लिए, वीनस का पता कर लिया, मार्स का पता कर लिया, जो मून्स सितारों के इर्द गिर्द घूम रहे थे उसने उनके बारे में पता कर लिया। उसने तो सारा कुछ ही चेंज कर दिया ना। गैलीलियो वॉज द पर्सन जिसने ये सारा कुछ चेंज करके रख दिया। और फिर उसने वेट्स के ऊपर अपनी थ्योरीज पेश की कि कैसे अगर दो चीज़ें इकट्ठी गिरें तो वो ज़मीन पे इकट्ठे पहुंचेंगी। गर्ज ये कि उसकी जो दी हुई थ्योरीज थी और उसकी जो दी हुई चीज़ें थी उसने भी उस ज़माने की फाउंडेशंस को हिला के रख दिया। सो मच सो उसको प्रोसिक्यूट भी किया गया, उसको कहा गया कि जो कुछ आप कह रहे हैं वो गलत है, आपको अपना एक्सक्यूज़ करना चाहिए। बट वो एक साइंटिस्ट था, उसके पास एक डेटा था, उसके पास कैलकुलेशन थी, और वो समझता था कि वो जो कुछ कह रहा है वो सब कुछ सच्चाई पे मबनी है। तो कोपर्निकस, उसके बाद आपका केपलर, और केपलर के बाद अब ये आपका गैलीलियो, इन्होंने वक्त का धारा मोड़ दिया, इन्होंने सोच का अंदाज बदल दिया, इन्होंने अपनी तहरीरों के जरिए, अपनी कैलकुलेशंस के जरिए प्रूव कर दिया कि ये चीज़ कितनी डिफरेंट है जैसे कि आज तक हम सोचते आए हैं। इसके बाद गैलीलियो के बाद न्यूटन आता है। न्यूटन ने तो आके सब कुछ चेंज कर दिया। उसके जो लॉज ऑफ मोशन थे और ग्रेविटी के बारे में उसकी जो चीज़ें थी, एप्पल फॉल का तो आपने सुना ही होगा, उसने हर चीज़ को डिफरेंट कर दिया। अब जब उसने बता दिए कि किस तरीके से ग्रेविटी पुल करती है चीज़ों को, किस तरीके से चीज़ें नीचे आती हैं, तो आप यूँ समझें कि ज़मीन और आसमान के दरमियान जो एक छोटा सा पर्दा था वो ख़त्म हो गया। इंसान की कायनात की तरफ आंखें उठ गईं, उसको पता लग गया कि ये चीज़ें किस तरह मूव कर रही हैं, लॉज ऑफ मोशन क्या है। आपने न्यूटन के लॉज बिल्कुल पढ़े होंगे शायद मैट्रिक्स में, ए लेवल्स में, ओ लेवल्स में, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये न्यूटन के कवानीन जो उसने बयान किए थे, इनके ऊपर साइंस की बुनियाद खड़ी है। फिर आगे जितने लोग आते गए वो इन्हीं की चीज़ों को लेके आगे चलते गए, और आपका जो है साइंस की फाउंडेशंस मजबूत से मजबूतर होती चली गई। तो इसके बारे में ये बताते हैं बर्ट्रैंड रसल के 17th सेंचुरी वाज रिमार्केबल नॉट ओनली इन एस्ट्रोनॉमी एंड डायनामिक्स, लेकिन और बहुत सारे तरीकों में। कंपाउंड माइक्रोस्कोप ईजाद हुई थी,
उसके अलावा फिर टेलीस्कोप ईजाद हुई थी। लिपशे एक डच साइंटिस्ट है, उसने किया। उसके बाद फिर आपका जो गैलीलियो था उसने इसका सीरियस यूज़ किया और सितारों का उसने पता लगाया, मून्स का पता लगाया। उसके अलावा थर्मामीटर ईजाद हुआ था और बैरोमीटर ईजाद हुआ था, एयर पंप ईजाद हुई थी और क्लॉक्स जो हैं वो 17th सेंचुरी में इम्प्रूव हुई थी। तो बर्ट्रैंड रसल बताते हैं कि ये सारी चीज़ें एक तरफ चल रही थी। और एक और चीज़, इन तमाम चीज़ों के बाद वो कहते हैं another thing that resulted from science was a profound change in the conception of man's place in the universe. In the medieval world, the earth was the center of the heavens and everything had a purpose concerned with man. Or in the Newtonian world, the earth was a minor planet of a not specially distinguished star. Astronomical distances were so vast that the earth in comparison was a mere pinpoint. तो वो बर्ट्रैंड रसल कहते हैं कि 17th सेंचुरी की दरियाफ्तों ने, न्यूटन जैसे लोगों ने, गैलीलियो जैसे लोगों की दरियाफ्तों ने एंशियंट चीज़ों को चैलेंज किया अपने डेटे ऑब्जर्वेशंस की मदद से, अपने अपने न्यूमेरिकल फिगर्स की मदद से, अपने फार्मूलाज की मदद से। और इसमें इंसान की ज़ात भी बिल्कुल एड्रेस हुई। उसकी वजह ये है कि इससे पहले ये समझा जाता था कि हर चीज़ जो है ज़मीन हर चीज़ का मरकज़ है, लेकिन जब ये लोग अपना डेटा लेके आए, न्यूटन हो गया, गैलीलियो हो गया, तो इंसान को तब पता लगा दुनिया और भी बहुत ज़्यादा है, ये एक्सपैंड हो रही है, मून्स हैं, सन्स हैं, स्टार्स हैं, और यानी कि ज़मीन तो बहुत छोटी सी एक चीज़ है, इससे आगे तो और भी जहाँ और भी हैं। वो आपने बड़ा मशहूर एक से शेर सुना होगा। तो इंसान के जो ये कॉन्सेप्ट्स हैं ये आहिस्ता आहिस्ता फिर चेंज होते चले गए। तो उसके बाद आखिर में ये इसको क्लोजिंग रिमार्क्स पे आ जाएगा। तो क्लोजिंग रिमार्क्स का मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये आज जिस वक्त हम बैठ के बड़े आराम से थर्मामीटर यूज़ करते हैं, या हम लोग किसी भी मशीन को यूज़ करते हैं, या एस्ट्रोनॉमिकल हम बोलते हैं कि चाँद इस तरह का है, प्लैनेट इस तरह मूव करते हैं, और ज़मीन इस तरह है, जुपिटर के इतने मून्स हैं, और ये सारी चीज़ें किस तरह हैं। तो आप ये हमेशा याद रखिएगा कि ये इंसान ने इतने आराम से ये सब कुछ नहीं पाया। गैलीलियो के ऊपर भी केसेस चले, न्यूटन के ऊपर भी मसाइल पड़े, किसी को कोपर्निकस की किताब को या इनकी चीज़ों को, इनके जो कुछ इन्होंने कहा उसके ऊपर पाबंदियां लगने का इम्कान पैदा हुआ। हर एक ने सख्तियां झेली, हर एक ने मुसीबत सही, केपलर हो, गैलीलियो हो, कोपर्निकस हो, इन सब लोगों ने साइंस की सरबुलंदी के लिए काम किया और अपनी ऑब्जर्वेशन, अपने डेटे और अपनी कैलकुलेशन से ये साबित कर दिया कि जो आपकी पुरानी चीज़ें, जिस तरह पिटोलमी का आइडिया चला आ रहा था, वैसे नहीं है दुनिया, दुनिया इससे आगे भी है। और इन्होंने जिस तरह चीज़ों को चैलेंज किया उसकी वजह से फिर साइंस को फाउंडेशन मिली। उस चीज़ के ऊपर पाँव रखते हुए आगे साइंस ने तरक्की की। पुरानी एंशंट चीज़ों से कॉन्सेप्ट्स जो है आपकी वो उससे आप आगे निकल गए, एडवांसमेंट हुई, फिर आपको आगे पता चलता गया, ब्लैक होल्स अब दरियाफ्त हो चुके हैं, आपको अपनी दुनिया के बारे में पता लग सका। अब तो खैर इंसान चांद पे भी पहुंच चुका है, लेकिन वो ये कहता है बर्ट्रैंड रसल कि आप इन 4 लोगों को कभी ना भूलें, क्योंकि इन्होंने साइंस की फाउंडेशन मुहैया करने में सबसे इम्पोर्टेंट किरदार अदा किया। तो आज का प्रोग्राम मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट इन लाइन जो है मैं आपसे डिस्कस करूँगा जो 2 बड़े साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इन 4 लोगों के, क्योंकि साथ साथ जहाँ ये बोल रहे थे वहाँ एक और आदमी भी बोल रहा था, उसके नाम था रेने डेकार्ट, जिसके ऊपर मैंने प्रोग्राम किया है, जिसने कहा था आई थिंक देयरफॉर आई एम। वो आप मेरा प्रोग्राम सुन भी सकते हैं। उसने कहा था अकल यूज़ करो, विजडम यूज़ करो, मुशाहिदा, डेटा, ये सब चीज़ जो है चीज़ों को चेंज कर रही थी। और उसके बाद फिर फ्रांसिस बेकन आया, उसके ऊपर नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं एपिसोड करूँगा फ्रांसिस बेकन के ऊपर। उसने भी चीज़ों को बड़े डिफरेंट अंदाज में देखने की कोशिश करी, लेकिन वो आपको मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में बताऊँगा। आज का प्रोग्राम मेरा सिर्फ राइज ऑफ साइंस की तरफ था, जहाँ इन 4 बड़ी शख्सियात ने किस तरह पुरानी चीज़ों को चैलेंज किया और साइंस की बुनियाद मुहैया की। उम्मीद है आपको मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, और आप अगर कोई कमेंट सेक्शन में सवाल पूछना चाहें ज़रूर पूछें, मुझे बड़ी खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।